हमारे साथ में हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा। कई जिलों में आप एसपी रहे। तो पहला ज़िला मेरा राजसमंद था, मैं वहाँ 2.5 साल रहा। पहले ज़िले में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक विधायक पर हाथ डालना बहुत आसान नहीं होता सर। विधायक महोदय के खिलाफ काफ़ी हमारे पास सबूत है, बड़ी मछलियाँ छूट जाती हैं। तो एक ये भी संदेश देना था कि ये जो धारणा है उसको भी तोड़ना है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, फिर खाकी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है। जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो रिकग्नाइज हो। हमारे अच्छे काम की वैल्यू है और जो गड़बड़ कर रहा है उसको पनिश भी किया जाए। बदलते वक्त में तकनीक जो है वो भ्रष्टाचारियों का बड़ा सहारा बन रही है। ये एक चुनौती है हमारे सामने। धीरे धीरे हम लोगों ने तरीके कोई ढूंढने हैं, तो डाल तो हम पाते हैं। हवाला का भी हवाला पे अगर सेंट्रल एजेंसीज कंट्रोल कर पाए तो आई थिंक बहुत सा करप्शन का पैसा है। फिर निजी क्षेत्रों की कोई शिकायत आपके पास में आती है तो उसमें भी एसीबी का कोई रोल होता है? जिसमें भी सरकार से कुछ लेना देना है वो पीसी एक्ट के परव्यू में आएगा, उसके विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं तो उनके बारे में एक चर्चा जरूर जोर पकड़ती है कि अब वो राजनीति में आने वाले हैं। विकल्प मैं सारे खुले रखना चाहता हूँ। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दादिज और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में चल रही भ्रष्टाचार की जंग की और उसमें अहम भागीदारी निभा रही शख्सियत की। हमारे साथ में हैं 1990 बैच के आईपीएस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, जिन्होंने एसीबी में जीरो टॉलरेंस को मजबूत किया है, तो साथ ही कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी उनकी निर्णयात्मक कार्रवाई देखने को मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद महेश जी, मुझे खुशी है डीडी न्यूज़ पे आने की और आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुंच पाऊंगा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर सबसे पहला सवाल मैं आपके बचपन से लेकर के जो स्कूलिंग रही है आपकी और उसके बाद कॉलेज तक का सफ़र किस तरह से, मैं अगर एकेडमिक्स की बात करूँ आपका किस तरह का रहा सफ़र? देखिए, मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्मा था, खेतड़ी, जहाँ कॉपर माइंस है, उस शहर में जहाँ एक जो विरासत के लिए भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद वहाँ आए थे और वहाँ के महाराजा ने उनको अमेरिका वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स के लिए स्पॉन्सर किया था। बिल्कुल सर। तो उस ऐतिहासिक शहर कस्बे से, टाउन से मेरा जन्म है। हालांकि मेरी स्कूलिंग और स्कूलिंग शिक्षा मेरी जयपुर में हुई है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं वो ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ एक प्राचीन विरासत, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कॉपर माइंस जो हैं वहाँ पे, इवन ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण है कि हड़प्पा काल में भी यहाँ से तांबा निकाला जाता था। आपने आईआईएम भी किया, मैनेजमेंट की दिशा में भी आप जा रहे थे। किस तरह से मन को सेट किया कि अब मुझे सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी है? देखिए, मेरे पिताजी की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी और उससे पहले भी खैर मैं छोटा था जब 3 साल का, तभी से मेरे चाचा जी जो आईएएस में थे, पहले वो नेवी में थे, बाद में वो आईएएस बने 73 बैच के डॉक्टर बीएल मेहरड़ा। तो उन्होंने मुझे पाला और तो उनकी प्रेरणा से, उनको जब मैं देखता था एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में और किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से सामाजिक सरोकार रखते थे, तो मुझे लगा कि पब्लिक सर्विस करने के लिए या तो पॉलिटिक्स है और या फिर इस तरह की सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज। हालांकि पॉलिटिक्स में दूर दूर तक कोई परिवार में नहीं था। मेरे पिताजी ज़रूर पार्षद रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी खेतड़ी नगर पालिका में। तो सिविल सर्विसेज के लिए फिर मैंने सोचा और उसी दिशा में मैंने क्लास 9 से ही सोचना शुरू कर दिया था। फिर आया 10th के बाद सब लेते हैं साइंस, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली और उसके बाद मैं कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया सेंट स्टीफेंस दिल्ली से। आपको एक ऐसी डिग्री भी होनी चाहिए कि मान लो
इसमें आप नहीं आए तो आप मैनेजमेंट की डिग्री लेके आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर पाए। लेकिन मेरा क्योंकि गोल आपको पता है सिविल सर्विसेज था, लेकिन उस गोल को मैं भूला नहीं था। बिल्कुल। तो फिर आके मैंने जयपुर आके फिर तैयारी शुरू की और 88 में मैंने MBA पास की और 2 साल 89 में मैंने एग्ज़ाम दिया और 90 में मैं सेलेक्ट हो गया फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में। और राजस्थान काडर मिला, इसलिए मैंने राजस्थान काडर को ऑप्ट कर लिया। मेरा होम टाउन था और किसी को होम टाउन होम स्टेट मिलना ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात होती है। और तो मैंने झट से IPS ले लिया और उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया भी नहीं। कई जिलों में आप SP रहे, कई एक जिम्मेदारियां आपने निभाई, लंबा चौड़ा आपका करियर मैं देख रहा हूँ। किस तरह से सर इस करियर में कौन सा पद या कौन सी ऐसी जिम्मेदारी जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगती है? देखिए, हर IPS ऑफिसर ये चाहता है कि ज़िले में SP लगे, ज़िले का कप्तान लगे। और मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने यहाँ 7 ज़िले किए राजस्थान में और उन ज़िलों में हर ज़िले की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो पहला ज़िला मेरा राजसमंद था, मैं वहाँ 2.5 साल रहा। पहले ज़िले में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि आप एकदम से सॉर्ट ऑफ आप ASB भी रहते हैं, वो एक पोस्टिंग होती है, लेकिन एक तरह से वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है। तो जब आप SP रहते हैं तो फिर आप निर्णय की स्थिति में होते हैं, बहुत सारे निर्णय आपको तुरंत लेने पड़ते हैं और उसमें फिर आपके ऊपर कोई नहीं होता, आप रिस्पॉन्सिबल हो जो भी निर्णय आप ले रहे हो उस ज़िले में पुलिस के लिए। बिल्कुल। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता वो बढ़ी, कैसे सामंजस्य बिठाना है दूसरे डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कानून व्यवस्था में किस तरह से अपने आप को ढालना है, किस तरह से उसको डील करना है, पब्लिक से कैसे डील करना है, ये सारी बातें उस पहले ज़िले में आई। तो उस पहले ज़िले की याद मेरे जहन में काफ़ी, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ मैंने सीखा जो बाद में दूसरे ज़िलों में मैंने अप्लाई है। जैसलमेर जैसे रहा मैं, उसका एक अलग एक्सपीरियंस था, उसकी एक अलग विशेषता थी, बॉर्डर ज़िला था और स्मगलिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ तभी भी होती थी, तारबंदी हो चुकी थी लेकिन फिर भी होती थी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपनी विशेषताएं अलग तरह की होती हैं। आपको BSF, आर्मीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, सभी केंद्रीय एजेंसी से आपको समन्वय करना पड़ता है। तो उस दौरान आपको एक परिदृश्य इंटरनेशनल के परिदृश्य के रूप में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अभी सर आप ACB हेड कर रहे हैं और अभी ACB काफ़ी चर्चाओं में भी है, उससे जुड़े हुए कुछ मैं सवाल करना चाहूँ। किस तरह से आप देखते हैं कि जो रिसेंटली अभी आपने ऐतिहासिक सफलताएं जो हासिल की हैं ACB के लिहाज से, उनको आप किस मायने में, किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरा मानना है महेश जी कि जिस भी आप कुर्सी पे बैठे हैं, जो भी दायित्व सरकार ने आपको दिया है, उसका एक धर्म होता है। धर्म मैं रिलीजियस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, उसका ये धर्म होता है कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ आपसे क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को आपको खरा उतरना पड़ेगा। तो हर पोजीशन पे, और हमारी सर्विसेज में, विशेषकर सिविल सर्विसेज में और पुलिस का मैं बात कर सकता हूँ, हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम जहाँ बैठे हैं ईमानदारी से काम करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, आम जन का ध्यान रखें, गरीब का ध्यान रखें, कमज़ोर का ध्यान रखें, वंचित का ध्यान रखें और जो भी उस कुर्सी का दायित्व है उसको निभाएं। अब ये आपको पता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो पे जो भी आता है उसका दायित्व है करप्शन रोकना, करप्शन पे कार्रवाई करना। तो वो आपको खुद करवाना भी है और आपको एज अ लीडर, ACB प्रमुख के लीडर के रूप में, प्रमुख के रूप में आपको ये संदेश अपने महत्व को देना है कि यू मीन नो नॉनसेंस। आपको जो काम है, जो दिया गया है और जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आपको करना है। और सरकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के बारे में, तो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना है। आप जिस चीज़ के लिए हैं तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है दूसरा, ऑब्वियसली आपको एक उदाहरण बनना है।
तो वो उदाहरण आपको एज अ प्रमुख पेश करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। लेकिन सर एक वक्त में कहा जाता था कि एसीबी छोटी मछलियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन अब तो बड़े मगरमच्छ भी। देखिए अब ये एक लंबा बहस का विषय है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कई बार छोटे छोटे करप्शन से फिर धीरे 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 एक मानसिकता बन जाती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा हमें। लेकिन छोटा करप्शन पकड़ना भी ज़रूरी है। ये बात सही है कि बहुत से बड़े जो इसमें एक्टर्स हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। उनका कारण कई हैं, क्योंकि वो बीच में कई अपने लेयर्स रखते हैं, वो काम अपना बहुत तरीके से करते हैं और वो इस तरह से करते हैं कि जो जो कानूनी हमारी परिधि है एसीबी का, आज क्योंकि पीसी एक्ट में हम लोग काम करते हैं, तो पीसी एक्ट में बहुत सी हमारी बंधनें हैं, क्योंकि हमें कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है, कानून के हिसाब से केस को मजबूत करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं और सबूत भी ऐसे कि संदेह से परे केस को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। तो बहुत सी बार चीज़ें आम तो होती हैं कि फला फला ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो उस एक्ट की परिविधि में, पीसी एक्ट की परिधि में ना आकर हम लोग उसमें कानूनी रूप से कुछ नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जांपल सबको पता है कि किसी फला फला महकमे में रोज़ वसूली हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप जाके एक दिन रेड करेंगे, कुछ मिल जाएगा, लेकिन रोज़ तो आप रेड कर नहीं सकते, वो आपका काम भी नहीं है। इसमें मेरा ये कहना है, क्योंकि सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो हर विभाग प्रमुख का भी ये दायित्व है कि अपने विभाग में वो अपने मातहत पे नज़र रखें, उनकी भी जिम्मेदारी है ऑब्वियसली। तो किसी एक व्यक्ति के भरोसे आप नहीं रह सकते, किसी एक संस्था के भरोसे आप नहीं रह सकते। एसीबी का काम तो है, स्पेसिफिक है, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी में केवल एसीबी करप्शन को रोकने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, सारे विभाग हैं, सब विभागों के प्रमुख हैं। राजस्थान में जो पहली बार हुआ है, एक विधायक पर हाथ डालना बहुत आसान नहीं होता सर, बहुत बड़ी तैयारी रही होगी। जी, ये एक बहुत ही कठिन हमारे लिए एक प्रश्न था, दुविधा भी थी, लेकिन साथ साथ बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि जैसा अभी आपने प्रश्न पूछा पीछे कि बड़ी मछलियाँ छूट जाती हैं, तो एक ये भी संदेश देना था कि ये जो धारणा है उसको भी तोड़ना है। तो हमने प्लानिंग की और उस प्लानिंग में और उस ऑपरेशन में हम लोग सफल हुए और विधायक महोदय के खिलाफ काफ़ी हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वो एक केस क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बाद में तो उसके डिटेल्स के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम जन में ये संदेश जाएगा कि भाई हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हों, सरकार का कोई भी विभाग हो, ये हमारे लिए जन सेवा के लिए है। अगर ये जन सेवा को छोड़ के अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो जन सेवा से इनका ध्यान हटता है। जो एनर्जी, जो ऊर्जा जन सेवा में लगनी चाहिए, जो उनके काम में लगनी चाहिए, वो पैसा कमाने में, करप्ट मीन से उसमें लगता है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, जब सिस्टम में बैठे हुए लोग ही आपके लिए चुनौती बन जाने लगे, फिर खाकी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती है। निश्चित रूप से आपने पुलिस विभाग में भी देखा होगा, मैं पुलिस विभाग का ही पार्ट हूँ, तो 33-34 साल वहीं काम किया। अभी लास्ट में मैं एसीबी में हूँ, अलग विभाग है। हमने इवन एज एसपीज और मैं एडीजी क्राइम ब्रांच भी रहा, डीजी साइबर क्राइम भी रहा। पुलिस विभाग में अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर किसी विभाग में होती है, सारे विभागों को अगर आप देख लें तो आंकड़े आपको बड़े चौंकाने वाले मिलेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्रवाई अपने ही कर्मियों के खिलाफ पुलिस विभाग करता है। एसीबी के लिए तो ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए हमने, जैसा आपने कहा बाड़ी खेत को खाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात है, ज़रूरी लेसन है कि हमारा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहा है, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कार्रवाई क्या करेगा। तो जो ही हमारे पास ये सूचना आई, हमने इसको भी प्लान किया और हमने तनिक में नहीं सोचा कि भाई हमारा ये मनोबल गिरेगा और कई तरह की कई बार
ये लॉजिक दिया जाता है कि मनोबल गिर जाएगा, फोर्स में ये होगा। जो गलत है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, दूसरे कर्मी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो रिकग्नाइज हों कि हाँ हमारे अच्छे काम की वैल्यू है, और जो गड़बड़ कर रहा है उसको पनिश भी किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट भी, बिल्कुल, appreciation भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट शुड गो टुगेदर, साथ साथ चलने चाहिए। अच्छे काम करने वालों को रिवॉर्ड और प्रोत्साहन भी देना चाहिए, और गलत काम करने वालों को उतना ही स्ट्रिक्टली आपको डील करना चाहिए, पनिशमेंट देके, जो भी उसने गलती की है उस तरह। बदलते वक्त में तकनीक जो है वो भ्रष्टाचारियों का बड़ा सहारा बन रही है। आजकल लोग व्हाट्सएप कॉलिंग, फेस टाइम पर बात करते हैं, कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके, हाईटेक तरीके हैं। ये एक चुनौती है हमारे सामने, और क्योंकि तकनीकी जो जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, तो एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा पुलिस में भी और यहाँ एसीबी में बहुत सी बार जो गलत करने वाले हैं, क्रिमिनल्स हैं या वो दूसरे लोग गलत वो टेक्नोलॉजी को पहले अपना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इस तरह की प्रक्रिया जो सरकार में होती है, टेंडरिंग करना, बजट लाना, जब भी कोई नई टेक्निक आती है तो सरकारी विभागों को पहले तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ये हमारे काम की है या नहीं है, फिर उसको प्रोक्योरमेंट करो, उसके लिए बजट लाओ। तो ये जो परिधि है, ये जो टाइम पीरियड है, ये काफ़ी हो जाता है कई बार, और जब तक टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आज इतनी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है कि जब तक आप एक टेक्नोलॉजी अपनाए करते हैं वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है। अपराधी के लिए ये बाध्यताएं नहीं है, वो तुरंत खरीदता है, इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको एक वो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसका, तो उसके कॉस्ट ये सब हैं, टेक्निक वेक्निक सब वो उसको बेनिफिट करते हैं, तो वो उसकी लागत है बिजनेस की, वो सारी एक्वायर करता है और उससे कहीं ज़्यादा अर्न करता है। सरकार में जो विभाग हैं, आपके पास तो बहुत कम सीमित बजट होता है, सीमित संसाधन, सीमित लोग होते हैं जी, वो भी होते हैं, प्लस देखिए कि फेस टाइम, आप सही कह रहे हैं, फेस टाइम और व्हाट्सएप, ये इस तरह की जो माध्यम है उस पर लोग जाने लग गए हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे हम लोगों ने तरीके कोई ढूंढने हैं, और वो तरीके तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम, जैसा आपने कहा तू डाल तो हम पात। अच्छा, मतलब कि नजर सब पर है। हमने कुछ रास्ते ढूंढे हैं। ये कोड वर्ड कैसे डिकोड कर लेते हैं सर? देखिए, कोड वर्ड तो डिकोड करना बड़ा आसान है। आफ्टर ऑल देखिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपका सामान पहुंच गया है एक दलाल एक अधिकारी को अगर फ़ोन करके कह रहा है कि आपका सामान पहुंच गया है, तो दलाल जो कौन सा सामान लाया होगा भाई? अगर आप कोई लाए हो, कुछ आप कुर्सी टेबल लाए हो, तो कह दो आपकी कुर्सी टेबल आ गई है, आपका वो आ गया है, दूसरी चीज़ आ गई, आपके लड्डू आ गए हैं, आपके, ये हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग वैसे। तो जो आप और मैं जो कोड वो बना लें वो अपने लिए कोड है, तीसरा तो समझ नहीं पाएगा। हाँ। लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी जो वेरिफिकेशन चल रही होती है तो हमें पता है कि ये शब्द क्यों कहा गया है उस परिप्रेक्ष्य में। अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा सिंपल सामान की बात कर रहा हो, तो कोई सामान लाया होगा किसी के लिए, किसी ने कुछ सामान मंगाया होगा। लेकिन परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को देखेंगे तो वो लगता है कि हाँ ये यही बात हो रही है, और फिर हमारी चीज़ उसी पे निर्भर नहीं रहती। फिर हम जब ट्रैप की कार्रवाई होती है तो वो पैसा पकड़ा भी जाता है, वो रंगे हाथ कोई ना कोई दलाल पकड़ा जाता है, तो दलाल से पूछताछ होती है। इसमें सर आजकल हवाला का भी, हवाला एक अलग चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हवाला जो वो रैकेट है वो ज़्यादातर ईडी और ये दूसरी एजेंसीज, इनकम टैक्स और ये ज़्यादा डील करती हैं। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा वो अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन जो ये इल गॉटन मनी है, भ्रष्टाचार का पैसा है, और स्पेशली बड़ी मछलियाँ जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जनरेट हो रहा है करप्शन में, आई थिंक वो हवाला के मार्फत इधर उधर हो रहा है। तो अभी उस माध्यम से
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमें तौर तरीके, मोडस ऑपरेंडी पता चले, ताकि हम उस तक भी पहुंच सकें कि किस तरह से ये व्यवस्था होती है। लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ा सीक्रेटली होता है, बड़ा गोपनीय तरीके से होता है। और हवाला पे अगर सेंट्रल एजेंसीज कंट्रोल कर पाएँ तो आई थिंक बहुत सा करप्शन का पैसा है वो फिर कहीं दाएं बाएं इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ऑफ शोर नहीं जा पाएगा, अब्रॉड नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप सुनते रहते हैं कि हवाला का पैसा इधर उधर जाके कहीं शेल कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है, शेल कंपनी से इन्वेस्ट होके फिर वापस आ जाता है। ब्लैक टू वाइट एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रेल बना लेते हैं जिससे कि आपको बड़ा मुश्किल होता है किसी को पता करना कि ये पैसा भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है या लेजिटिमेट बिजनेस से कमाया हुआ है। एक बात ये होती है सर कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं अचानक से अमीर दिखने लग जाते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने लग जाते हैं, तो जो आय से अधिक के मामले होते हैं आप लोग की निगरानी उन पर भी तो रहती होगी? बिल्कुल रहती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में हमने कई जगह सीक्रेट सर्वे कराए प्रॉपर्टीज़ के। जिन अधिकारियों की आम शोहरत या जिनके बारे में कोई हमें सूचना मिली तो फिर उनका हम 1-2 महीने हमें लगते हैं, उनका पूरा बायोडाटा प्रॉपर्टीज़ का, उनकी ट्रांजैक्शंस का, उनके सब डिटेल्स का निकालते हैं। एक बात सर कि जो ट्रैप से लेकर के सज़ा तक, यानी किसी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी मेहनत लगती है। सज़ा मिलने के केसेस हम कम देखते हैं। इसमें निश्चित रूप से कुछ इन्वेस्टिगेशन में कमियां भी हो सकती हैं, जो समय समय पर कोर्ट हमें निर्णय के दौरान बताते हैं कि इसमें ये आपके इसलिए केस हम दोष मुक्त कर रहे हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उन कमियों को हम लगातार एनालाइज करते हैं और वो कमियां एक तरह से हमारे लिए लर्निंग है और हम इस तरह से उसको कमी को दूर करते हैं ट्रेनिंग्स में और अपने एडवाइजरीज में, ताकि वो कमियां एटलीस्ट आगे रिपीट नहीं हो केसेस में। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं महेश जी इसमें। दूसरे फैक्टर्स ये हैं कि भ्रष्टाचार आज समाज में एक स्टिग्मा नहीं है। जो पहले कई वर्षों पहले एक हे की दृष्टि से किसी को देखा जाता था, सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था कि किसी ने अगर गलत तरीके से पैसा कमाया तो हे दृष्टि से देखा जाता था। आज वो नहीं है। आज ये है कि पैसा होना चाहिए, कैसे कमाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए सामाजिक जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो कितने बदले हैं से गए। हाँ, सभी जगह, बिल्कुल सभी क्षेत्रों में। तो उससे क्या है कि हर आदमी सोचता है कि अरे क्या किया इसने, इतनी बड़ी सज़ा की क्या ज़रूरत है, इतना अब भुगत तो लिया ही। तो ये एक वो जो उसका जो भाव है समाज में, फिर वो जो परिवादी हमारे पास आया है, धीरे धीरे जो कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है तो धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट कम होता है, वो कई बार विन ओवर हो जाता है, कई बार हॉस्टाइल हो जाता है। तो ये और बेसिकली देखिए केस जो भी प्रोसिक्यूशन का केस होता है, मैं तो मानता हूँ चाहे पुलिस में या पीसी एक्ट में गुब्बारा है, गुब्बारा होता है। डिफेंस को क्या करना है, दूसरे पक्ष को क्या करना है, केवल उसमें एक डाउट क्रिएट करना है, एक सुई चुभोनी है उस गुब्बारे में। तो डिफेंस का तो काम केवल ये है क्योंकि हमें केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। एसीबी क्या केवल सरकारी जो धन है या जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हीं में भ्रष्टाचार को देखती है, या फिर निजी क्षेत्रों का भी अगर कोई सरकार से ताल्लुक है या फिर निजी क्षेत्रों की कोई शिकायत आपके पास में आती है तो उसमें भी एसीबी का कोई रोल होता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सरकारी विभाग तो हैं ही, सरकार से जुड़े उपक्रम, PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो भी इस दायरे में आते हैं। प्लस जो NGOs हैं जो सरकार से फंड लेते हैं वो भी आते हैं इसमें। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो सरकार से फंड्स ले रही हैं वो भी आएंगी इसमें। कॉन्ट्रैक्चुअल जो आजकल अपन देखते हैं कि लगा रहे हैं बहुत से विभागों में, वो भी आएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी आएंगे। तो ये जितना भी जिसमें में भी सरकार से कुछ लेना देना है, कुछ आपका फंड्स को लेना देना है या कुछ अप्रूवल की ज़रूरत है या NOC दी गई है आपको। अब बहुत से कई बार आपने सुना होगा कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो किसी को एडमिशन देने के नाम पे या परीक्षा देने के नाम पे
वो कह रहे हैं कि आपको परीक्षा में तभी एडमिट लेटर तभी देंगे जब आप हमें पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, तो उसमें भी ट्रैप करते हैं हम। तो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वाइड है, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा वो पीसी एक्ट के परव्यू में आएगा, उसके विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। आपके नेतृत्व में एसीबी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब एक बड़ी रेखा आपने खींच दी है। आने वाले वक्त में किस तरह से आपके इस पथ को फॉलो किया जा सके, कैसे इस लाइन को आगे बढ़ाया जा सके? हर जो हेड होता है एसीबी का, किसी भी विभाग का, वो कोशिश करता है अपने तरीके से। और देखिए, वर्किंग स्टाइल हर एक व्यक्ति की अलग होती है, उसके बैकग्राउंड से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, उसकी सोसाइटल वैल्यू से, फैमिली वैल्यू से वो एक व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल। चाहे अधिकारी वो बने, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें वो स्कूल कॉलेज बचपन में सीख जाता है, तो वो वैल्यूज़ वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी वर्किंग स्टाइल अलग होती है, लेकिन बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि सरकार के जो उद्देश्य हैं, विभाग के जो उद्देश्य हैं, उनको ईमानदारी से और जितनी क्षमता खुद में है, जितनी ऊर्जा खुद में है, प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को निभाए। अब उसमें वो कितना इनोवेशन कर सकता है, कितना लाइन को आगे बढ़ा सकता है, जैसे आप कह रहे हो, कोशिश होनी चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि आगे आने वाले इस लाइन को और आगे ले जाएं और बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं कर पाए हैं उसको और करें। हर जगह सुधार की गुंजाइश रहती है, व्यक्ति में भी रहती है और संस्थाओं में, विभागों में, उनमें भी रहती है। आमतौर पर सर, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं तो उनके बारे में एक चर्चा ज़रूर जोर पकड़ती है कि अब वो राजनीति में आने वाले हैं। विकल्प मैं सारे खुले रखना चाहता हूँ। विकल्प कभी ज़िंदगी में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी और मुझे लगा कि ये मेरे लिए और मेरे प्रोफाइल के हिसाब से, मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरे नेचर के हिसाब से अगर मुझे ठीक लगा और मैं कुछ कर पाया आगे भी जनसेवा या किसी भी रूप में, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज भी एक जनसेवा है। विशेषकर पुलिस को तो अगर आप सही तरीके से काम करें पुलिस और एसीबी में, वो एक जनसेवा है। कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं है ऐसा। तो अभी तो हो सकता है 5-6 महीने तो मैं जो चीज़ें नहीं कर पाया हूँ सर्विस काल के दौरान, बहुत सी जगह हैं जो देश में विदेश में मुझे देखनी है, वो देखनी है। बहुत से नॉवेल्स जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ वो पढ़ने हैं। बहुत से मूवीज़ जो हैं वो जो मुझे देखनी थी नहीं देख पाया हूँ। बहुत से रिलेटिव्स जो अब तक उनको पता है कि कभी उनको हो सकता है उनसे मिल नहीं पाया हूँ, अब उनसे मैं मिलना चाहूँगा, दोस्तों से मिलना चाहूँगा। तो 5-6 महीने तो मुझे लगता है इसी में बीत जाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे आगे ज़िंदगी किस तरफ ले जाती है। समय का बड़ा अभाव और उसके बीच में अपने लोगों के लिए मिलने का वक्त, दोस्तों के साथ बातचीत करने का वक्त निकाल पाए होंगे आप, या अभी अपनी डेली रूटीन में आप निकाल पाते हैं? सभी सरकारी अधिकारियों के उसमें आते होंगे। एक बार मैं ट्रेन पकड़ रहा था जब मैं एसपी था, ट्रेन में बैठा ही था कि फ़ोन आ गया कि यहाँ कुछ बड़ा हो गया है तो आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से उतरा, फैमिली को भी उतारना पड़ा। एक बार मैं रोड से जा रहा था तो गाड़ी मोड़नी पड़ी दोबारा। तो ऐसे कई वाक़ये आते हैं हमारी सर्विस। ये सर्विस के हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे ऑक्यूपेशन में होती हैं, किसी भी सरकारी, विशेषकर पुलिस कर्मी के जीवन में। युवाओं के लिए किस तरह का आपका संदेश है जो आपको रोल मॉडल मानते हैं या आपकी तरफ बनना चाहते हैं? इन युवाओं को और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, नशे से दूर रहें, अपना हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जंक फूड से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि युवाओं को या तो समय नहीं निकाल पा रहे हैं या क्या बात है, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो दिल कहता है, कई बार माँ बाप तो कुछ चाहेंगे, कोई आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहेगा, लेकिन आपका जो दिल कहता है, आपका जो पैशन है, अगर आपका जुनून और पैशन है, फिर तो आप उसको उस हॉबी को आप अपना जॉब बनाइए। नहीं भी जुनून हॉबी है तो भी कुछ ना कुछ मन आपका कहता होगा कि मुझे ये ठीक रहेगा, उसको फॉलो कीजिए। थोड़ा सा आइडियलिज्म भी हो, तो ऊर्जा हो भरपूर, हेल्थ हो, खुशी हो, और अपने मन को फॉलो करें। आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर एक और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।